कल की क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, टॉपिक का नाम था लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस का डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बोलता कि डिमांड का प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। लॉ ऑफ डिमांड जो है किस बारे में बात करता है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, उस बारे में बात करता है। ठीक है, तो in our daily life it is normally observed that decrease in price of a commodity leads to increase in its demand. Such behavior of consumer has been formulated as law of demand. Law of demand states the inverse relationship between price and quantity demanded, keeping other factor constant. Ceteris paribus, ceteris paribus वर्ड का मतलब मैंने बताया था कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ फोकस किसके ऊपर है, प्राइस और डिमांड के ऊपर। प्राइस के चेंज होने के कारण डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है, बाकी सारे जितने भी फैक्टर्स है, सीजन हो गया, कस्टमर की इनकम हो गई, कंज्यूमर की इनकम हो गई, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस हो गई, है ना, और क्या बोल सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, बाकी सारी चीजों को क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट। इग्नोर कर दो बाकी सारी चीजों को, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर फोकस करो कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ता है। वही कौन बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड। एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो 5 एजम्पशंस है। 5 एजम्पशन को याद करने के लिए भाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड अपन पढ़े थे, याद करो। देयर आर 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। क्या क्या, प्राइस ऑफ गुड्स इटसेल्फ, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, और हाँ रिलेटेड गुड में सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों आता है। उसके बाद तीसरा क्या था, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, और तीसरा चौथा इनकम ऑफ कंज्यूमर, और पांचवा क्या था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस। तो यहां पर अभी लॉ ऑफ डिमांड के केस में हम बात किसकी कर रहे हैं, गुड्स के प्राइस की, मतलब उसके खुद के प्राइस की चेंज होने से डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में अगर आप देखोगे ना, तो पहला वाला पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट को एजम्पशन में डाल दिया है। पढ़ो ना क्या लिखा है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डू नॉट चेंज। ये एजम्पशन मार रहा है कि बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। बाकी सारी चीजें को क्या कर दिया, कांस्टेंट। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस चेंज नहीं हो रही है, हम ये मान के चल रहे हैं। एजम्पशन मतलब क्या होता है, हम मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस जो है वो भी चेंज नहीं हो रही है, वो भी कांस्टेंट है। इनकम ऑफ कंज्यूमर वो भी क्या है, सेम है, वो भी चेंज नहीं हो रही, हम ये भी मान लिए। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, वो भी हम एज्यूम करके चल रहे हैं। और लास्ट टेस्ट और प्रेफरेंस जो है ना कंज्यूमर का, वो भी क्या है, सेम है, वो भी चेंज नहीं हुआ है। मतलब कौन सा पॉइंट को छोड़ दिया है, सिर्फ प्राइस ऑफ द गुड्स इटसेल्फ, उसके खुद की प्राइस वाले को छोड़ के बाकी सारी चीजों को क्या कर दिया है, मान लिया कांस्टेंट है। तो यही है लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशन। तो क्वेश्चन में पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाएगा, लिख दोगे व्हाट डू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। पहला पॉइंट को छोड़ के बाकी सारी चीजों को क्या कर रहा है, कांस्टेंट कर दे रहा है। क्लियर है, क्योंकि यहां पे सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड बात किसकी करता है, प्राइस ऑफ द गुड्स की, और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, डिमांड ऑफ गुड्स की। इसलिए पहले पॉइंट को इग्नोर करके बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट मान दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर डिमांड शेड्यूल हमने पहले भी देखा हुआ था कि भाई किसी चीज की प्राइस अगर 1 रुपया है तो लोग 1 ही यूनिट खरीदते हैं। जैसे उसकी प्राइस गिर गई तो 2 यूनिट खरीद रहे हैं, और गिरी तो 3 यूनिट, और गिरी तो 4 यूनिट, और गिरी तो 5 यूनिट। जैसे जैसे किसी चीज की प्राइस गिरते जाएगी वैसे वैसे उसकी डिमांड क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। ठीक है, वही चीज को यहां पर ग्राफ में समझाया है। ठीक है, ये अपन ने पूरा डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिया है। Why other factors are kept constant, क्यों दूसरे फैक्टर को कांस्टेंट रखा गया है, क्यों दूसरे फैक्टर को कांस्टेंट रखा गया है। कौन से फैक्टर को कांस्टेंट रखा गया है, इन सारों को फैक्टर को कांस्टेंट क्यों रखा गया है। पहला क्या है, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर। अरे भाई जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लेना है मेरे को भाई, वो गेट बंद कर लोगे के बाहर का।
जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अभी गेट खुला था तो आवाज आ रही थी, गेट खुला था तो आवाज आ रही थी, गेट बंद किए तो आवाज आना बंद हो गई। मान लो यहाँ पे एक गेट है और एक खिड़की भी है, और एक तो मान लो ऊपर में रोशनदान भी है। 3 जगह है जहां से बाहर से आवाज आ सकती है, लेकिन आवाज आ रही है और अपन यहाँ पे बैठे हैं। तो आप ये कैसे कंफर्म करोगे कि आवाज कहां से आ रही है? जैसे हम लोग जिस घर में रहते हैं ना, तो वहां पे अभी ना फ्लैट है, 4थे नंबर पे रहते हैं हम लोग। तो वहां पे सामने वाले फ्लैट में ना कुछ काम चल रहा है। तो क्या होता है, काम चल रहा है ना, तो वहां पे ऐसे ही कुछ काटने वाटने की आवाज आती है। तो हमारे घर में बड़े बड़े खिड़कियां हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ये खिड़की बंद कर रहा हूँ तो भी आवाज नहीं जा रही है, वो खिड़की बंद कर रहा हूँ तो भी आवाज नहीं जा रही है। तो मैं क्या करता हूँ, सब खिड़की बंद कर देता हूँ लाइन से, सब खिड़की बंद कर देता हूँ। तो आखिरी वाली जब खिड़की बंद किया ना, पता चल रहा था आवाज वहीं से आ रही थी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझना। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि ऐसे एक ही फैक्टर नहीं है जिससे किसी भी डिमांड की डिमांड जो क्या होती है, कम ज्यादा होती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अपने को लॉ ऑफ डिमांड के केस में सिर्फ प्राइस का डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है उसको देखना है, उसको समझना है। तो बाकी सारे फैक्टर को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। तभी तो आप उसका इफेक्ट देख पाओगे ना, कि प्राइस का डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अगर बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट नहीं मानोगे तो प्राइस का तो इफेक्ट पड़ रहा ही होगा, बाकी का भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आप प्राइस का एक्चुअल कैलकुलेशन कर पाओगे कि कितना इफेक्ट पड़ रहा है। नहीं समझ रहे हो बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप अभी 11th का पेपर दोगे, ठीक है। मान लो आप अभी 11th का पेपर दोगे, तो आपको पढ़ाने वाले 3 लोग हैं। 4 लोग से पढ़ते हो, मान लो आप 4 लोग से, मतलब एक तो क्लास में भी पढ़ रहे हो, ठीक है, स्कूल में भी पढ़ा दे रहे हैं, घर में आपके घर वाले भी कोई पढ़ाते होंगे, और एक आपका सेल्फ स्टडी। 4 लोगों से पढ़ रहे हो आप। और आपका इकोनॉमिक्स में आ गया मान लो 90 मार्क्स। इकोनॉमिक्स में आ गया कितना मार्क्स, 90 मार्क्स। तो अब 90 मार्क्स आने के पीछे कंट्रीब्यूशन किसका है? पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन मैं ले लूं, मेरे कारण ही कनक का 90 नंबर आया है, मैं सब बोल सकता हूँ? 4 लोगों से पढ़ी है वो। तो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन समझना है, सिर्फ मेरा, तो क्या करना पड़ेगा, वो तीनों को छोड़ना पड़ेगा। तभी तो मेरा इफेक्ट दिखेगा ना, कि मैंने जो इतना पढ़ा है उससे इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सारी बात समझ में? तो वैसे ही प्राइस का डिमांड के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ये जानने के लिए बाकी के सारे फैक्टर को क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड के अंदर यही बात होती है कि भाई बाकी सारे फैक्टर को क्या मानो, कांस्टेंट। तो ये क्यों बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट माना जाता है, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे यही बोल रहा है, द डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर। जो क्वांटिटी की डिमांड आ रही है, जो क्वांटिटी की डिमांड आ रही है, उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं। बिसाइड प्राइस, मतलब प्राइस के अलावा भी, प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है जो डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द सेपरेट इन्फ्लुएंस ऑफ वन फैक्टर, अगर अपने को एक ही फैक्टर का इन्फ्लुएंस, एक ही फैक्टर का इफेक्ट अगर अपने को देखना है, जानना है, देन इट इज नेसेसरी दैट ऑल अदर फैक्टर आर केप्ट, और बाकी सारे फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। Therefore, while discussing the law of demand, it is assumed that there is no change in the factor. आई बात समझ में? उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है लॉ ऑफ डिमांड के, ये पॉइंट आप लोग 2 मिनट के लिए पढ़ो। 1 2 3 4 का पॉइंट मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ यहाँ से, तो भैया है मिलके आ रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, चारों पॉइंट और अंदर का एक्सप्लेनेशन भी।
इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, या फिर बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बोल सकते हैं। पहला क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशन किसके किसके बीच में, कभी भी ऐसा मत बोलना डिमांड और प्राइस मत बोलना, प्राइस और डिमांड बोलना, क्योंकि हमेशा है ना प्राइस का डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है उसकी बात करता है, डिमांड का प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बात नहीं करता लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस का, प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, मतलब किसी की प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनवर्स रिलेशन है। तो ये बोलता है इनवर्स रिलेशन, इनवर्स मतलब एक इधर डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, अब समस्या ये है क्वालिटेटिव होता है क्वांटिटेटिव नहीं होता है, मतलब नहीं नहीं क्या, नहीं नहीं क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, क्या हो गया, नहीं नहीं क्वालिटेटिव होता है नॉट क्वांटिटेटिव। देखो एक्चुअली जब किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, मतलब प्राइस में क्या हो रहा है, चेंज, चेंज को ऐसे ही डिनोट करते हैं। प्राइस के चेंज होने से हम बता सकते कि भाई डिमांड में भी क्या होगा, चेंज होगा, कितना होगा ये नहीं बताता, डायरेक्शन बता देगा। डायरेक्शन मतलब समझते हो ना कि प्राइस बढ़ी तो डिमांड घटी, प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ी, डायरेक्शन बता रहे कि प्राइस इधर जाएगी तो डिमांड इधर जाएगी, क्वालिटी बता रहे उसकी क्वालिटी, लेकिन क्वांटिटी बता रहे कि कितनी प्राइस बढ़ाएंगे तो कितनी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों को डोंगरगढ़ जाना था थोड़े दिन पहले, तो स्टार्टिंग में ना कुछ 20 लोग भी मुश्किल से ही हो रहे थे जाने वाले, 20 लोग भी नहीं हो रहे थे, 10-15 लोग हो रहे थे। क्यों, क्योंकि हमने ना 700 रुपये रखा था उसका रेट पर हेड के हिसाब से। अब मैं बोला देखो क्या होता है कि अपन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाना है और 700 रुपये अगर बोलते हो तो थोड़ा सा ज्यादा लगता है, तो मैं बोला एक काम करो 700 को काटो 500 कर दो। कितने लोग गए थे मालूम है, 55 लोग गए थे। सीधा 200 रुपये कम करने के कारण कितने लोग बढ़ गए, 15 से 55 हो गए, कितने लोग बढ़ गए, 40। तो मेरे को पता था क्या कि मैं 200 रुपये कम करूंगा तो कितने लोग बढ़ेंगे, नहीं, मेरे को ये मालूम था कि कम करूंगा बढ़ेंगे जरूर, लेकिन ये नहीं मालूम था कि कितने लोग बढ़ेंगे। तो इसलिए जो लॉ ऑफ डिमांड है ना वो क्वालिटेटिव बात करता है, क्वांटिटेटिव बात नहीं करता है। क्लियर है, आई बात समझ में। अच्छा मेरे को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना है आप लोगों को। आप लोग क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम में आप लोगों का फर्स्ट ईयर है, बोल सकते हैं, तो आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम में जो आप लोगों के सीनियर लोग हैं उन लोग आप लोगों को फ्रेशर देना चाह रहे हैं, फ्रेशर पार्टी, और आप लोगों से फेयरवेल लेना भी चाह रहे हैं। और आप लोग जब 12th में जाओगे तो आप लोगों को फेयरवेल मिलेगा, तो और उधर बीकॉम फर्स्ट ईयर में फिर कॉलेज में पहला साल होता है तो उनको फ्रेशर चाहिए, और जो फाइनल ईयर वाले उन लोग छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तो छोड़ के जाना चाह रहे हैं मतलब साल खत्म हो रहा है उनका, तो उनको फेयरवेल चाहिए। अब सेकेंड ईयर वाले बच्चे बोलते हैं कि भाई हम तो ना फर्स्ट ईयर वाले ना फाइनल, तो मैं बोला आप लोगों के लिए एनुअल फंक्शन है ठीक है, तो आप लोगों से कोई ना कोई कांटेक्ट करेगा, एक हॉल बुक कराएंगे, वहां पे खाना वाना सब चीज का व्यवस्था रहेगा, क्या कैसे करना है आप लोगों से कोई ना कोई कांटेक्ट करेगा इस मैटर पे। तो एक है ना ग्रुप बना हुआ है इन लोगों का, तो मैं ग्रुप में लिंक शेयर करूंगा, तो लिंक में आप लोग ज्वाइन कर लेना, जो भी बात डिस्कशन हो रहा है वो आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। 12th वाले बच्चे लोग भी इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेन तो 12th वाले लोग भी है, तो आप लोगों को स्कूल के वाले 2 वाले हो गए और उन लोग ऐसा करके, तो टारगेट 200 लोग बच्चे लोगों का है अपना, 200 बच्चों का टारगेट है, ठीक है। ठीक, तो जैसा भी है मेरे को बताना, फिर आप लोग मेरे को मतलब आप लोग डिस्कशन करना, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ मैं आऊंगा ना भाई। तो पहली बात समझ में आई कि डिमांड और प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता है। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप मतलब इतनी प्राइस बढ़ेगी तो इतना ही डिमांड बढ़ेगा, इतनी प्राइस कम होगी तो इतना ही डिमांड ये होगा, फिक्स नहीं होता है। मतलब ये दोनों पॉइंट थोड़ा सा क्या है, सेम है। मतलब ये नहीं बताता है कि भाई प्राइस इतनी बढ़ाएंगे तो डिमांड इतना ही कम होगा, या प्राइस इतनी
कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा। क्या कुछ उल्टा लिखा है क्या उसमें आपके बुक में? अच्छा, पॉइंट ही नहीं है वाला। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होती है उनके बीच में, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं होती है, वन साइडेड होता है। ये क्या होता है? वन साइडेड। लॉ ऑफ डिमांड जो है ना भाई, प्राइस का डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्राइस का डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसकी बात करता है, डिमांड का प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसकी बात नहीं करता, इसलिए वन साइडेड बात करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लॉ ऑफ डिमांड है ना, तो इसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े अब। डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये एक इंपॉर्टेंट है भाई पॉइंट। लॉ ऑफ डिमांड को डिराइव करने में तो दो चीजें काम आती है, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये दो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। 2 मिनट रीड करो, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, मेरे को समझ के बताओ, फिर मैं तो समझाऊंगा ही। किसका? इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब होता है जब सारी चीजें बराबर बराबर हो जाती है, इक्विलिब्रियम मतलब बराबर की स्थिति। क्या समझ अभी सिर्फ है ना आप लोगों, चलो मैं काम कम कर रहा हूं, आप लोग सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ के बताओ, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को छोड़ दो, सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ के बताओ क्या समझ में आ रहा है। आप लोगों को एक ऑप्शन और दे रहा हूं, नेट वेट की मदद लेनी है तो वो भी ले सकते हो, मोबाइल रखे हो, अलग शब्दों में समझाना है तो वो भी समझा सकते हो। एक मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ समझने के लिए।
समझ में आया मिस्टर वैभव मार्जिनल यूटिलिटी? तो जो प्राइस और क्वांटिटी जब कम या ज्यादा होगी तो उसके बीच में जो होती है यूनिट तो उसको उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप ट्रांसलेट करके बता दी हिंदी में, आपको क्या समझ में आया सार्थक? डिफरेंस रहता है ना, प्राइस और वो चेंज होता है। आप मोबाइल अंदर रखो भाई। क्या समझ में आया? आपको भव्य सर जब एमयू का प्राइस गिर जाता है तो आदमी ज्यादा से ज्यादा नहीं, एमयू का प्राइस होता ही नहीं है, एमयू तो खुद अपने आप में क्वांटिटी की बात करता है। हाँ, और जब प्राइस गिर जाता है तो आदमी खरीदते नहीं है दूध को तब तक जब तक उसका प्राइस गिर ना जाए तो वो खरीद के वापस उसको मार्केट में बैलेंस ना कर पाए। कहीं कहीं पे ठीक बोले, मतलब ऑलमोस्ट ठीक ही बोले। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? आ जाओ, कितना बज रहा है भाई? अच्छा ठीक। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि डिमांड जो होती है ना फ्री फ्लोट टाइप की होती है। फ्री फ्लोट मतलब जैसे किसी चीज की अगर प्राइस कम हो गई तो लोग उसकी क्या कर देंगे? डिमांड बढ़ा देंगे। डिमांड क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और किसी चीज की डिमांड अगर बढ़ रही है, पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट है? प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आप लोगों को पता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और किसी चीज की प्राइस डिमांड अगर कम हो रही है तो प्राइस भी उसकी क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। तो दो अलग अलग चीजें मैंने बताया, पहले प्राइस का डिमांड के ऊपर और डिमांड का प्राइस के ऊपर। तो मार्केट में क्या होता है, जैसे किसी चीज की प्राइस अगर कम हो गई, मार्केट में अगर किसी चीज की क्या हो गई? प्राइस कम हो गई, तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड क्या होने लग जाती है। अब किसी चीज की डिमांड अगर बढ़ना चालू हो जाती है तो प्राइस भी वापस क्या होने लग जाएगी। तो ऑटोमेटिक ये जाके एक है ना इक्विबिलियम की कंडीशन बना देता है, मतलब बराबर बराबर वाली स्थिति बना देता है। तो उसी को ही बोला जाता है क्या? मार्जिनल यूटिलिटी। उसी को क्या बोला जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है या कम होती है, किसी चीज की प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो वापस से प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाती है, जहां पे डिमांड और प्राइस जाके क्या हो जाता है? इक्वल। मतलब ज्यादा फिर इफेक्ट नहीं पड़ता। ये खासकर आप लोगों को ना शेयर मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के डेट में अगर आप लोग है ना क्या बोलते हैं, सब्जी बाजार में देखे थे कि टमाटर का भाव बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो लोग टमाटर खत्म खरीदना बंद कर रहे थे। हमारे घर में जैसे 2 किलो टमाटर खरीदते थे एक बार में, तो मैं 1 किलो खरीदना चालू कर दिया। ठीक है, और बड़ा रेट, 1 किलो नहीं मैं आधा किलो लेने आ गया। भाई 400 रुपए किलो अगर टमाटर होगा मान लो, तो कौन 400 रुपए किलो लेके आओगे क्या? नहीं। अब मार्केट में टमाटर है लेकिन रेट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि लोग खरीद ही नहीं पा रहे। तो झक मार के दुकान वाले को क्या करना पड़ेगा? टमाटर का रेट अगर नहीं करेगा तो टमाटर पड़े पड़े क्या होने वाला है? कट जाएगा। तो फिर 400 रुपए पूरा नुकसान हो जाएगा उसका। तो टमाटर बेचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? रेट कम करना। अब जैसे ही रेट कम हुआ, वापस से लोगों को पता चला रेट कम हो गया, तो फिर से टमाटर की खरीदी क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो मतलब वो एक है ना, कभी भी सिचुएशन ऐसा नहीं होता कि डिमांड एकदम बढ़ जाएगी या प्राइस एकदम बढ़ जाएगी। ठीक है, वो जाके एक ऐसे स्टेज में आ जाती है जहां पे एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं उन लोग। तो बैलेंस करने की सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और यही होती है मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। ठीक है, तो इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके आगे एक मेरे को कॉन्सेप्ट कराना है, एक और है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो है ना पॉइंट इससे रिलेटेड ही है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है इससे रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये अलग एंगल से बात करता है और ये अलग एंगल से बात करता है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा।
और नेक्स्ट क्लास में कराने का पर्पस ये है कि ये जो है ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के उसमें लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को इसको इजी लैंग्वेज में लिखूंगा ताकि आप लोग अपना आंसर अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करेंगे रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। क्या क्या कारण है जिसके कारण लॉ ऑफ डिमांड लगता है। पहला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जब तक नहीं समझोगे आप लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तब तक पहला पॉइंट आप लोगों को उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। दूसरा, लॉ ऑफ डिमांड होने के कारण क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दूसरा क्या है, इनकम इफेक्ट। तीसरा, एडिशनल कंज्यूमर, डिफरेंट यूजर, डिफरेंट यूजेस। चलो पहले पॉइंट को छोड़ दो, दूसरे पॉइंट को बताओ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब reasons for law of demand. Let us now try to understand why does the law of demand operate, that is why does a consumer buy more at lower price at a high at a higher price। मतलब क्यों ये लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है, उसके पीछे कारण क्या है। ये सवाल, इस सवाल का जवाब देता है कि क्यों एक कंज्यूमर जो है सस्ते में ज्यादा खरीदता है और महंगे में कम खरीदता है। ये बोलना चाह रहे, किसी चीज की प्राइस ज्यादा रहेगी तो कम खरीदेगा, किसी चीज की प्राइस कम रहेगी तो ज्यादा खरीदेगा। ऐसा क्यों होता है, यही रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। तो पहला क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल कल की क्लास में भी दिया था कि भाई जैसे है ना, मेरी आदत है हमेशा गाड़ी में 300 रुपए का पेट्रोल डलाने की। मेरी आदत है हमेशा गाड़ी में कितने का पेट्रोल डलाता हूँ, 300 रुपए का डलाता हूँ। जब जाऊंगा 300 रुपए का डाल दे बोलता हूँ। तो आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले की बात है, पेट्रोल 85-90 रुपए लीटर था, मान लो 90 रुपए लीटर था। ठीक है, तो मेरी गाड़ी में मैं 300 रुपए का डलाता था, लेकिन पहले 90 रुपए के हिसाब से मेरे गाड़ी में पेट्रोल कितना आता था, 90 रुपए के हिसाब से कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर। अप्रोक्सीमेटली कितना आता था, 3 लीटर के आसपास आता था पेट्रोल। 3 लीटर से थोड़ा कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा। 5 मिनट आ जाओ अंदर। लेकिन अब भी मैं जाता हूँ ना तो 300 का ही डलवाता हूँ। अभी मैं डालता हूँ तो कितने का डलाता हूँ, लेकिन अभी पेट्रोल का रेट क्या है, 102 रुपया 44 पैसा कुछ है। तो लेकिन अब बताओ मैं खर्चा कितना कर रहा हूँ, 300 ही कर रहा हूँ। उस समय भी 300 कर रहा था, आज भी कितना कर रहा हूँ, 300। लेकिन उस समय पेट्रोल ज्यादा आता था, लेकिन अब पेट्रोल कितना आ रहा है। तो वो जो प्राइस, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, तो प्राइस बढ़ने के कारण मेरा खर्चा तो उतना ही है, लेकिन मैं पेट्रोल कम खरीदना चालू कर दिया ना भाई। तो वही जो रेट कम ज्यादा होने के कारण हमारी क्वांटिटी, कंजम्पशन क्वांटिटी में जो फर्क पड़ जाता है, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, दूसरा आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब भाई एक चीज नहीं है, पेट्रोल गाड़ी महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो लोग अब किधर शिफ्ट हो रहे हैं, ईवी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक के बदले विकल्प समझते ना, एक काम से अगर पुसा नहीं रहे तो दूसरे में अपन जा सकते हैं। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट मतलब क्या होता है भाई, इनकम अगर बढ़ेगी तो लोग डिमांड भी बढ़ाएगा, और इनकम अगर कम होगी तो डिमांड भी कम करेगा। उसके बाद क्या है, एडिशनल कंज्यूमर्स। एडिशनल कंज्यूमर्स मतलब मार्केट में कस्टमर ही नए आ गए तो डिमांड नहीं बढ़ी। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर थे, वो तो थे ही, लेकिन अब एडिशनल और आ गए। तो एडिशनल कंज्यूमर आने से मार्केट में डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ना ही है। उसके बाद डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस मतलब एक ही प्रोडक्ट का और कहां कहां पे, जैसे बीच में कोरोना आया था, तो कोरोना में लोग सैनिटाइजर का यूज कर रहे थे, जानू है। तो सैनिटाइजर का यूज कर रहे थे तो उसके अंदर एक लिक्विड डलता था, अल्कोहल बोलते हैं उसको। आप एकदम मुंडी हिला रहे हो, जान रहे हो इसलिए कर रहे हो, मतलब जानते हो ना उस चीज को। तो अल्कोहल का यूज होता था, ठीक है। तो अल्कोहल का पहले, कोरोना आने के पहले भी यूज होता था, लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो अल्कोहल का और यूज बढ़ गया कि नहीं बढ़ा। कि मतलब पहले सैनिटाइजर, आप जिंदगी में कब सैनिटाइजर खरीदे थे बताओ मेरे को, कभी नहीं खरीदे। और डॉक्टर लोग खरीदते होंगे, लेकिन हेलो भाई 5 मिनट में क्लास ले रहा हूँ। हाँ हाँ, तो
मतलब अब सैनिटाइजर जो है जनरल पब्लिक के लिए भी आने चालू हो गया, मतलब उसके यूज और बढ़ गए, तो उसके कारण सैनिटाइजर की क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। ठीक है, समझ में आई बात। तो क्या क्या ऐसे कारण है जिसके कारण लॉ ऑफ डिमांड मार्केट में ऑपरेट करता है, ये आंसर है उसका। तो मैंने पूरे पांचों पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। पेपर में अगर एक क्वेश्चन आ गया तो इतना बड़ा नहीं लिखना है आप लोगों को, सिर्फ दो दो लाइन एक्सप्लेन करना है आप लोगों को, सिर्फ दो दो लाइन। ठीक है, तो ये मैं कल की क्लास में आप लोगों को इसको इजी तरीके से लिखवा भी दूंगा कॉपी में, तो आप लोग को उतना ही याद करके जाना, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है इसको। उसके बाद अगली क्लास में अपन देखेंगे एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन समझते हो। लॉ ऑफ डिमांड है ना, गिवन गुड्स में काम नहीं करता। गिवन गुड्स मतलब क्या होता है, गिवन गुड्स एक प्रकार का इंफीरियर काइंड ऑफ गुड होता है। जैसे मार्केट, अभी अपन लोग के घर में नमक कौन सा खाते हैं, टाटा का। टाटा का एक नमक का पैकेट 20-22 रुपए का पैकेट आता है। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी इनकम बेचारे की बहुत कम है, तो सरकारी दुकान होती है ना, राशन दुकान, वहां पे 50 पैसे रुपए में, 50 पैसे के में भी एक पैकेट नमक मिलता है, सरकारी नमक। अब बेचारे की इनकम है कम है, तो वो क्या करेगा, नमक तो खाएगा ही, नमक खाना बंद कर देगा, नमक खाएगा। अब उसकी इनकम अचानक बढ़ गई, इनकम उसकी अचानक बढ़ गई, तो इनकम बढ़ने से नमक खाना बढ़ा देगा, बोरी बोरी नमक खाएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो ऐसी चीजें जिसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करती, उसकी क्वालिटी मैटर करती है, तो इस टाइप के गुड्स को क्या बोला जाता है, मतलब अगर आपकी इनकम कम थी ना तो आप इंफीरियर गुड्स के तरफ जाते थे, अब इनकम बढ़ गई तो आप उसमें सुपीरियर तरफ जा रहे हो, लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहे हो। अब मार्केट में 1 चम्मच खाते थे, दिन में 1 चम्मच ही खा रहे हो अभी भी, लेकिन पहले सस्ता वाला खाते थे, अब पहले सस्ता नशा करते थे, अब महंगा पहले सस्ता वाला नमक खाते थे, अब महंगा वाला खाते हो। ठीक है, स्टेटस सिंबल गुड्स, और अब भाई ये कितना ही महंगा मिले, मतलब ये और महंगा होगा ना तो और लोग खरीदेंगे, क्यों, क्यों, लोगों को एक स्टेटस दिखाना है अपना। स्टेटस मतलब, तो ये महंगा होगा तो लोग और खरीदेंगे, सस्ता होगा तो नहीं खरीदेंगे। क्लियर, आप खरीदते हो का आईटेल का मोबाइल, नाम भी नहीं सुनोगे, आईटेल कंपनी है, बहुत अच्छे मोबाइल बना रही है आज के डेट में, वो एमआई को टक्कर दे रही है, लेकिन आप क्यों नहीं खरीदोगे, ब्रांड नहीं है भाई, कोई देख लेगा, अरे क्या मोबाइल चला रहा है बोलेंगे, ऐसा होता है। तो आप स्टेटस सिंबल की बात करते हो, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। फियर ऑफ शॉर्टेज, अभी कोरोना आने वाला था ना, तो मेरे को कहीं से कुछ खबर मिली कि भाई किराना दुकान भी बंद कर देंगे, तो भाई खाएंगे क्या, किराना दुकान बंद कर देंगे, तो मैं ना जाके ना 4-5 बोरी चावल लेके आ गया, दाल चावल तेल मिर्ची मसाला, कम से कम दाल चावल तो रोज बन जाना चाहिए घर में, भले सब्जी नहीं खाएंगे, लेकिन तो मैं क्या कर दिया, मेरे को लग रहा था फियर हो शॉर्टेज, फ्यूचर में कोई सामान की, कोरोना साल भर रहेगा, साल भर का सामान भर के रख दिया था मैं घर में, तो फियर ऑफ शॉर्टेज। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब जान दे, हमको रेट का फर्क नहीं पड़ता, हम खाएंगे महंगा जो भी है। और लास्ट क्या, नेसेसिटीज, अब कोई जरूरत की चीज है, जैसे कोरोना की टाइम की बात करूं तो एक है ना दवाई आई थी, जिनको सांस की बीमारी हो जा रही थी ना, तो एक दवाई आ रही थी, दवाई नॉर्मली 400-500 रुपए में मिलती थी, लेकिन वो दवाई 8-8-9-9 हजार रुपए में बिकी है, क्यों, क्योंकि उस समय जरूरत पड़ गई थी। अगर किसी को नेसेसिटी है, जान माल का नुकसान होने का डर है, तो मजबूरी में आदमी क्या करेगा, ज्यादा में भी खरीदेगा, फिर वहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। उसके बाद चेंज इन वेदर, चेंज इन वेदर मतलब मौसम में चेंज अगर हो जा रहा है, तो वहां पे जैसे फुल ठंडी पड़ रही है, फुल ठंडी, अब स्वेटर और महंगा हो जाएगा, तो सीजन के कारण बढ़ ही रहा है, लेकिन और महंगा होगा तो भी आप खरीदोगे, ठंडी मजबूरी आ गई आपकी। उसके बाद यहीं तक की मैंने कल पढ़ाया था, एक छोटा सा रिवीजन कराया है मैंने आज की क्लास में। तो अब मेरा कल का टारगेट है कि ये जो चीजें है ना, मैं आप लोगों को इजी लैंग्वेज में लिखवा भी दूंगा, ठीक है, और इसके ऊपर मैं कल क्वेश्चंस भी दे दूंगा आप लोगों को, ठीक। इसके बाद अगले क्लास में अपन क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, और आगे अपन कंप्लीट करेंगे। ये क्या है, मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है मूवमेंट। मूवमेंट होता है, एक शिफ्ट होता है, आज नहीं बताता कल ही बताऊंगा, एक शिफ्ट होता है मूवमेंट, मूवमेंट अपवर्ड डाउनवर्ड होता है, और एक एक्सपांशन वगैरह होता है, तो ये कल की क्लास में बताऊंगा। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है,